नमस्कार। जरा सोचिए, सालों की मेहनत के बाद एक देश अपना संविधान बनाता है और फिर लागू होने के बस पहले ही साल में उसे बदलना शुरू कर देता है। आज हम भारत के संविधान के उन्हीं पहले 5 संशोधनों की कहानी पर बात करेंगे जिन्होंने देश की शुरुआती दिशा तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। तो ये सवाल मन में आता है ना, कि भाई इतने सालों की मेहनत से बने संविधान में इतनी जल्दी बदलाव क्यों करने पड़े। इसका जवाब छिपा है एक नए नए बने राष्ट्र के संघर्ष की कहानी में, जहां संविधान के ऊंचे आदर्शों का सामना हो रहा था जमीनी हकीकत से। तो आइए इसी कहानी को समझते हैं। और ये बदलाव कितनी तेजी से हुए, जरा इस पर गौर कीजिए। 1951 से 1955 के बीच, यानी सिर्फ 4 सालों के अंदर 5 संशोधन। ये दिखाता है कि आजाद भारत की सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां थीं और उन्हें सुलझाने की कितनी जल्दी थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे अहम संशोधन से। ये एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ थी सरकार की सामाजिक बराबरी लाने की जिद। तो असल मुद्दा ये था, सरकार जमींदारी खत्म करने और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे बड़े सामाजिक सुधारों को लागू करना चाहती थी। लेकिन अदालतें बार बार मौलिक अधिकारों का हवाला देकर इन कानूनों पर रोक लगा रही थी। सरकार का पूरा सुधार का एजेंडा एक तरह से रुक सा गया था। अब इस रुकावट को हटाने के लिए सरकार एक बहुत ही जबरदस्त समाधान लेकर आई। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। पहला, भाषण की आजादी पर उचित प्रतिबंध लगाए ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। दूसरा, आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, भूमि सुधार कानूनों को अदालतों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया गया। और यही सुरक्षा कवच थी 9वीं अनुसूची। इसको एक ऐसे जादुई बक्से की तरह समझ सकते हैं जिसमें सरकार अगर कोई कानून डाल दे तो फिर अदालतें उसे छू भी नहीं सकती, भले ही वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना करता हो। भूमि सुधार को बचाने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार था। तो कुल मिलाकर देखें तो इस एक संशोधन ने भारत में सामाजिक न्याय की पूरी दिशा ही बदल दी। इसके बिना आज हम जो भूमि सुधार और आरक्षण की नीतियां देखते हैं वो शायद कभी लागू ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो पहले संशोधन ने तो सामाजिक उथल-पुथल मचा दी, लेकिन देश चलाने के लिए कुछ और भी जरूरी बदलाव करने थे। दूसरे और तीसरे संशोधन ऐसे ही सुधार थे जो देश की मशीनरी को, मतलब कि गवर्नेंस को ठीक से चलाने के लिए बहुत जरूरी थे। देखिए, दूसरा संशोधन ये पक्का करने के लिए था कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से एकदम सही हो, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। वहीं तीसरा संशोधन इकोनॉमिक मैनेजमेंट से जुड़ा था। इसने कपास और जूट जैसी जरूरी चीजों के व्यापार पर केंद्र को ज्यादा कंट्रोल दिया ताकि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। पहले संशोधन के कुछ साल बाद ही सरकार को फिर से भूमि सुधार के मुद्दे पर लौटना पड़ा। चौथा संशोधन इसी दिशा में एक और मजबूत कदम था। इसको ऐसे समझिए कि पहला संशोधन तो राउंड 1 था। सरकार ने कानून बनाया, लेकिन अदालतें फिर भी कोई ना कोई कानूनी रास्ता निकालकर उसे चुनौती दे रही थी। इसलिए चौथा संशोधन राउंड 2 की तरह था, जिसने उन सभी रास्तों को बंद कर दिया और सरकार को भूमि सुधार के लिए संपत्ति लेने का अधिकार और भी मजबूती से दे दिया। असल में इस संशोधन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि जब सामाजिक और आर्थिक सुधार की बात आएगी तो सरकार की शक्ति सबसे ऊपर होगी। ये दिखाता है कि सरकार अपने एजेंडे को लेकर पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और अब हम आते हैं श्रृंखला के अंतिम संशोधन पे। ये आज़ादी के बाद भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक की तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। इस संशोधन ने राज्यों की सीमाओं को बदलने का एक बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला तैयार कर दिया। वो ये कि राज्यों से उनकी राय जरूर ली जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा केंद्र सरकार का ही होगा। ये देश को एक साथ रखने के लिए एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक कदम था। इससे साफ पता चलता है कि यह संशोधन भविष्य की तैयारी के लिए था। इसने 1956 के ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए रास्ता बनाया, जिसने भाषा के आधार पर भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जब हम इन 5 संशोधनों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आती है। ये हमें हमारे संविधान के स्वभाव के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताती है। तो ये सिर्फ कानून में लिखे कुछ शब्द नहीं थे, ये एक नए देश की कहानी थी जो अपनी राह खुद बना रहा था। इन संशोधनों ने साबित किया कि भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है
जो देश की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। ये व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली कोशिश थी। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया देश जिसे अपनी पहचान बनानी है, अपनी बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को एक करना है और करोड़ों लोगों को एक साथ लाना है। आज हम भारत के इतिहास के ठीक उसी दौर में चलेंगे, 1956 से 1961 के बीच, और ये देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, बल्कि राष्ट्र को गढ़ने का एक जीता जागता शक्तिशाली औजार बना। तो सवाल यही है कि कोई नया राष्ट्र अपनी पहचान बनाता कैसे है? भारत के लिए इसका जवाब उसके दिल में था, यानी उसके संविधान में। ये सिर्फ नियमों की कोई सूखी लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये वो दस्तावेज था जिसने इस देश की आत्मा को, इसके वजूद को एक शक्ल दी। तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी आर्थिक। इतने बड़े और अलग अलग तरह के राज्यों वाले देश में एक सिंगल इकोनॉमिक मार्केट कैसे बनाया जाए? इसी सवाल का जवाब लेकर आया छठा संशोधन। कल्पना कीजिए, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान भेज रहे हैं, पर हर बॉर्डर पर यह कन्फ्यूजन है कि टैक्स कौन लगाएगा और कितना लगाएगा। उस समय की हकीकत कुछ ऐसी ही थी। राज्यों के बीच व्यापार पर टैक्स के नियम साफ नहीं थे, जिससे व्यापार धीमा पड़ रहा था और देश एक एकीकृत बाजार नहीं बन पा रहा था। तो देखिए कि बदलाव कितना बड़ा था। संशोधन से पहले पावर किसके पास है ये क्लियर नहीं था, कंफ्यूजन था, बार बार टैक्स लगने का डर था। लेकिन संशोधन के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। केंद्र सरकार को दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाने का सीधा अधिकार मिल गया, और यहीं से सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी केंद्रीय बिक्री कर की नींव पड़ी। ये भारत को एक कॉमन मार्केट बनाने की तरफ पहला बड़ा और ठोस कदम था। तो कुल मिलाके इसका असर क्या हुआ? संविधान के आर्टिकल 269 और 286 को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। केंद्र और राज्यों की टैक्स शक्तियों को फिर से बांटा गया, और सबसे जरूरी बात, पूरे देश में एक समान, एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम बना, जिसने भारत को एक मजबूत आर्थिक इकाई के रूप में खड़ा कर दिया। अच्छा, जब देश की आर्थिक नसें जुड़ने लगीं, तो अगला सवाल और भी बड़ा था। भारत का अंदरूनी नक्शा कैसा दिखेगा? मतलब हमारे राज्य कैसे बनेंगे? और ये सिर्फ जमीन पर लकीरें खींचने की बात नहीं थी, ये करोड़ों लोगों की पहचान, उनकी भाषा और संस्कृति से जुड़ा था। उस दशक में ये नारा पूरे देश में गूंज रहा था, एक भाषा, एक राज्य। ये एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त मांग थी कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर हो, ताकि लोगों की अपनी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे। लेकिन ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तेलुगु भाषी लोगों के आंदोलन से हुई, जिन्होंने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की। इस मांग को देखते हुए 1953 में सरकार ने फजल अली कमीशन बनाया, और फिर इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1956 में वो ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। और नतीजा ये हुआ कि भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। पर यह सिर्फ नक्शा बदलने से कहीं ज्यादा था। असल में ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सफाई थी। पहले जो पार्ट सी और डी जैसी कंफ्यूजिंग कैटेगरीज हुआ करती थी राज्यों की, उन्हें खत्म कर दिया गया। इससे भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, वो पहले से कहीं ज्यादा सरल और साफ हो गया। तो हमने अर्थव्यवस्था और भूगोल की बात कर ली। अब चलते हैं सामाजिक बराबरी की तरफ। संविधान ने समाज के हाशिए पर खड़े समुदायों को राजनीति में जगह देने का वादा किया था, और 8वें संशोधन ने उस वादे को और भी मजबूत किया। तो देखिए, हुआ ये कि संविधान के आर्टिकल 334 में एससी और एसटी समुदायों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का इंतजाम किया गया था, लेकिन ये सिर्फ 10 साल के लिए था, और ये अवधि 1960 में खत्म हो रही थी। तो फिर 8वें संशोधन ने क्या किया? बहुत सीधा सा जवाब है। इसने इस जरूरी सामाजिक सुरक्षा कवच को 10 और सालों के लिए आगे बढ़ा दिया। इस संशोधन ने आरक्षण की अवधि को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ 10 साल तक नहीं रहा। इसने एक ऐसी मिसाल कायम की, एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जो आज तक जारी है। हर 10 साल में इस प्रावधान को रिन्यू किया जाता है। चलिए, अब इस दौर के आखिरी 2 संशोधनों पर आते हैं। इनका फोकस भारत की बाहरी सीमाओं को तय करना और कुछ पुराने औपनिवेशिक इलाकों को भारत में शामिल करने पर था।
9वां संशोधन। ये एक बहुत ही संवेदनशील सीमा विवाद से जुड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान के साथ बेरूपारी यूनियन नाम की एक जगह को लेकर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को देने के लिए संविधान में बदलाव करना जरूरी है, और इसीलिए ये संशोधन किया गया। ये पहली बार था जब भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौते के लिए अपने संविधान को बदला। और अंत में 10वां संशोधन। ये दादरा और नगर हवेली की दिलचस्प कहानी बताता है। ये इलाका पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था, फिर 1954 में वहां के लोगों ने खुद ही अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और अपना प्रशासन चलाने लगे, और आखिरकार 1961 में इस संशोधन के जरिए उन्हें औपचारिक तौर पर भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। तो इन 5 सालों की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? चलिए इस पूरे दौर का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, उसे समझते हैं। अगर हम एक नज़र में देखें तो छठे संशोधन ने देश की अर्थव्यवस्था को एक किया, 7वें ने भारत का नक्शा ही बदल दिया, 8वें ने सामाजिक न्याय की गारंटी को जारी रखा, और 9वें और 10वें ने देश की सीमाओं और इलाकों को अंतिम रूप दिया। ये सारे संशोधन एक बहुत बड़ी बात साबित करते हैं कि संविधान सिर्फ नियमों की एक ठहरी हुई किताब नहीं है। नहीं, ये एक गतिशील, एक जिंदा दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल एक राष्ट्र को बनाने, उसे गढ़ने और उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जाता है। और यही बात हमें आज के एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज भारत के सामने वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए हमें शायद फिर से अपने संविधान की ओर देखना पड़े, उसमें नए रास्ते खोजने पड़े। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।